कल हमने एक फास्ट ट्रैक रिवीजन डाला था और उस फास्ट ट्रैक रिवीजन की सक्सेस रेट बहुत अच्छी रही। उस फास्ट ट्रैक रिवीजन में हमने आपको वीडियो मिल जाएगा, कल ही का वीडियो है, वो अपने यूट्यूब चैनल पे पड़ा है। उस फास्ट ट्रैक रिवीजन को हमने 25 से 27 मिनट का बनाया था, जिसमें आज जो एमसीक्यूज डीडीयू द्वारा कंडक्ट किए गए हैं गोरखपुर में, उनमें से लगभग 40 में से 35 क्वेश्चन हमारे रिवीजन के लेक्चर को क्रॉस करते हैं। मतलब जिस बच्चे ने पूरे 6 महीने पढ़ाई नहीं की और केवल कल हमारा वीडियो उसने देखा है, उस स्टूडेंट के 40 में से 35 क्वेश्चन सही है। इसी सक्सेस रेट और इसी रिस्पॉन्स को देखते हुए हम अब अपलोड करने जा रहे हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 2 का फास्ट ट्रैक रिवीजन, जिसका पेपर है कल 3 से 4, 1 से 2, 12 से 1। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 2 में पहली चीज कौन कौन से चैप्टर्स आपके कवर हो रहे हैं। चैप्टर नंबर 7 है, 6 तक का आ चुका है। चैप्टर नंबर 7 है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। चैप्टर नंबर 8 है प्लांट लोकेशन के बारे में। चैप्टर नंबर 9 है प्लांट लेआउट के बारे में। चैप्टर नंबर 10, और एक तरह से बहुत ही अनइम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये, अगर स्टूडेंट इसको स्किप भी करना चाहता है तो कर सकता है। इसमें से एक एमसीक्यू आएगा, 2 आएगा, उससे ज्यादा नहीं है। बिजनेस कॉम्बिनेशन, अच्छा सॉरी, टेंथ मतलब इंपॉर्टेंट है बिजनेस। मुझे लगा 10th आपका बिजनेस कॉम्बिनेशन है, पर मतलब 11th है ना बिजनेस कॉम्बिनेशन, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 10th इंपॉर्टेंट है। साइज ऑफ बिजनेस यूनिट, और अंतिम है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन इंपॉर्टेंट है, इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि रैशनलाइजेशन खुद में एक नया कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट जिसके बारे में आपने कहीं सीखा नहीं होगा, कहीं पढ़ा नहीं होगा, तो यहां से एमसीक्यूज 4 से 5 एमसीक्यूज फंस सकते हैं। स्टार्ट करें बात। एक चीज तो क्लियर है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 2 ऑर्गेनाइजेशन 1 का बाप है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन 1 में जितनी चीजें थी वो 11th 12th में जिस बच्चे ने कॉमर्स पढ़ा है उसको आ रही होंगी, मगर यहाँ पे केवल अगर हम कोऑपरेटिव सोसाइटी को छोड़ दें तो ये 5 जो हैं काफी नए हैं। स्टार्ट करते हैं हम कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन से। बिल्कुल फास्ट ट्रैक रिवीजन है, बिल्कुल कल की तरह। इस वीडियो को जरूर देखना, इसके साथ जो एमसीक्यू का सॉल्व करना। इस बार 35 से हुआ था, कोशिश मेरी है, भगवान से दुआ है कि इस बार 40 से। लेट्स स्टार्ट। देखो, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहली चीज, ये इंडियन कोऑपरेटिव एक्ट 1912 एक्ट का नाम याद रखना, 1912 में आया था ये, उससे गवर्न होता है। इंडियन कोऑपरेटिव एक्ट 1912 से गवर्न होता है। इसमें डेफिनेशन किसकी याद करना, अगर डेफिनेशन याद नहीं है जरूरत नहीं है, पर याद रखना 2 लोगों की डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, कैलवर्ट एंड गॉर्डन एंड ब्रायन। मतलब तुम्हें अगर कोई भी डेफिनेशन दे रहा है, छोड़ो क्या डेफिनेशन है, इनमें से अगर किसी का नाम है टिक लगा देना, आंख बंद करके, सही रहेगा। ठीक है, क्या नाम है, कैलवर्ट, गॉर्डन एंड ब्रायन। इसके बाद है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करते हैं। जल्दी से देखो फीचर्स क्या क्या होते हैं कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के। नेचर ऑफ द एसोसिएशन, एक चीज समझना, यहाँ पे जो वॉलेंट्री एसोसिएशन होता है, मतलब ये हर कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर की इच्छा पे डिपेंड है कि वो मेंबर बनना चाहता है या नहीं बनना चाहता, और ओपन मेंबरशिप होती है। ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हारी लाइबिलिटीज बिक जाएंगी, तुम्हारा घर चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। पूरी तरह से जो क्योंकि आपस में उन्हें पैसा देना है, आपस में कंट्रीब्यूट करना है, तो किसी के पर्सनल एसेट नहीं बेचे जाते। सोर्सेस ऑफ कैपिटल, कैपिटल का सोर्स होता है वो अपने ही पैसे को लाते हैं और उसी का पूरा हिस्सेदारी होता है, डोनेशन होता है। इक्वल वोटिंग राइट, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इस पे एमसीक्यू आ सकता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में 1 मैन 1 वोट, जो कल सिखाए थे कंपनी में, वही चीज है, 1 मैन 1 वोट। उसके बाद है डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, मतलब यहाँ पे कोई भी डिसीजन लेना होता है ना, हर मेंबर अपना वोट देता है जिसके आधार पर डिसीजन लिया जाता है। सर्विस मोटिव, सर्विस के मोटिव के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी बनती है।
जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो किसी बड़ी बेयर मिनिमम जरूरतों को पूरा कर सके, तो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के वो मेंबर होते हैं, जहां के लोग वो पैसा उनको दे देते हैं। लाइबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो लाइबिलिटी या तो लिमिटेड रहती है या फिर अनलिमिटेड रहती है। ये चीज आप देख सकते हैं, अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म ऑफ कंपनी में है तो वहां पे लिमिटेड है, अगर नहीं तो अनलिमिटेड। बेसिकली लाइबिलिटी कोई पूछता भी नहीं है, अगर पेपर में पूछता है कि लाइबिलिटी का सीन क्या है, लिमिटेड डालना, क्योंकि हम जिस कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की गांव में बातें करते हैं वहां पे कभी किसी के पर्सनल एसेट बेचे ही नहीं जा सकते, क्योंकि उनके पास एसेट ही नहीं होते। अगर एसेट होते तो वो गरीब क्यों होते, है ना। तो अगर क्वेश्चन पूछ देता है घुमावदार तो लिमिटेड पे टिक लगाना। नो डिविडेंड हंटिंग एलिमेंट और फेयर रिटर्न ऑन कैपिटल, मतलब डिविडेंड कहां लोगे जहां पे प्रॉफिट है, जो चीज सर्विस के लिए हुआ है उस पे डिविडेंड कैसे ले सकते हो। फैसिलिटी ऑफ एडमिशन, मतलब कोई मेंबर एक फिक्स टाइम के लिए भी मेंबर बन के रह सकता है। शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे एक चीज समझना, कोई भी व्यक्ति 1000 से ज्यादा के शेयर्स के लिए नहीं अप्लाई कर सकता है, वरना ये हो जाएगा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को डोमिनेट करना लगेगा, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने मोटिव से हट जाएगी, फिर वो सर्विस से हट के प्रॉफिट मोटिव पे आ जाएगी। अब उसके बाद हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन जो होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का। देखो जो रजिस्ट्रेशन होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का ये पूरी तरह से डिपेंड करता है कि वो मेंबर्स कराना चाहते हैं या नहीं कराना चाहते, मतलब ऑप्शनल होता है, मगर जनरली कराया जाता है। जनरली वही पार्टनरशिप वाला सीन है, जनरली करा लिया जाता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी देखो गांव में पहले बहुत होते थे, अब शहर में भी आपको देखने मिलती है। अब हम बात करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी और जॉइंट स्टॉक कंपनी के बीच के फर्क के बारे में, थोड़ी सी छोटी सी डिस्कशन है, देख लो। कोऑपरेटिव सोसाइटी जहां 1912 के एक्ट से गवर्न होती है, जॉइंट स्टॉक कंपनी कंपनीज एक्ट 2013 से, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नेसेसरी नहीं है, वहां पे रजिस्ट्रेशन नेसेसरी थी। यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी में हम सर्विस मोटिव के लिए काम करते हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनी में प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करते थे। जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी में लोग इंटरेस्टेड होते हैं जनरली एक गरीब तबके को बिलोंग करते हैं, बल्कि अगर जॉइंट स्टॉक कंपनी में जो बंदा पैसा लगा रहा है, जो कंपनी खड़ी कर रहा है, वो गरीब तो नहीं होगा, या तो मीडियम या मीडियम हायर क्लास या हायर क्लास का ही होगा। मेंबरशिप की अगर हम बात करते हैं तो बहुत ध्यान से इस बात को सुनना, 10 लोग मिलके एक कोऑपरेटिव सोसाइटी शुरू कर सकते हैं, मतलब मिनिमम मेंबर क्या होने चाहिए, 10 से अगर कम है तो कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं शुरू हो सकती है। कंपनी का क्या है कि 2 मेंबर प्राइवेट में, 3 पब्लिक में। अच्छा यहाँ पे देखो प्रिविलेजेस है, कोऑपरेटिव सोसाइटी क्योंकि गरीबों के लिए काम करते हैं, यहाँ पे टैक्स की प्रिविलेज मिलती है, कंपनी में नहीं मिलती। और मैनेजमेंट की बात करें कोऑपरेटिव में 1 मेंबर 1 वोट, खैर ये चीज तो वहां भी सेम है। अच्छा इसके बाद हम बात करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के टाइप्स के बारे में। कोऑपरेटिव सोसाइटी देख लो, बहुत ध्यान से सुनना, कोऑपरेटिव सोसाइटी तुम्हारी टोटल होती है 6 तरह की, और केवल इन 6 तरह का नाम याद कर लो और बस मतलब समझ लो। नाम क्यों याद कर लो, क्योंकि एमसीक्यू में ऑड वन आउट कर देगा, कुछ भी 4 ऑप्शन में एक सही ऑप्शन दे देगा, कहेगा बताओ इसमें से कौन सी कोऑपरेटिव है, या 4 ऑप्शन में से 3 सही देगा, एक गलत दे देगा, बोलेगा कौन सा इनकरेक्ट है। तो नाम देख लो क्या है, सबसे पहले कोऑपरेटिव क्रेडिट सर्विसेज, क्रेडिट इसका बात हम लोग कर रहे हैं। सबसे जो पहला वाला है तुम्हारा कोऑपरेटिव क्रेडिट सर्विसेज, समझ लो जल्दी से। क्रेडिट सर्विसेज क्या होती है, जो उनके सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं उनको लोन्स देने का काम करती है, लोन को ग्रांट करने का काम करती है, उनको कम ब्याज दर पे लोन देती है, बैंकों से कम ब्याज दर पे, इतना जानना इनफ है। उसके बाद देखो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी ये जो गांव के लोग होते हैं, तो यहाँ पे होलसेलर और रिटेलर को हटा दिया जाता है, इंटरमीडिएट्स को एलिमिनेट किया जाता है, क्योंकि वो एलिमिनेट तो उनका प्रॉफिट एलिमिनेट, तो दाम ऑटोमेटिकली कम हो जाता है किसी भी प्रोडक्ट का। उसके बाद होता है प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो भी अपने भाई बंधु लोग गरीब तबके के किसान हैं, प्रोड्यूसर हैं, उनको मार्केट में बिचौलिए जो होते हैं, दलाल जो होते हैं, उनका प्रोडक्ट कम दाम में खरीद के महंगे दामों में बेचते हैं, लंबा चौड़ा प्रॉफिट कमाते हैं, ऐसे बिचौलियों से कौन बचाता है, प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगली चीज ये देखो, ये प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी की एक और बात समझो, इसमें हम केवल किसान को इंक्लूड नहीं करते हैं, हम कॉटेज इंडस्ट्री को भी इंक्लूड करते हैं, हम साथ ही साथ ऐसी किसी स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्री को इंक्लूड करते हैं, और साथ ही साथ उसको मशीन उपकरण भी प्रोवाइड कराते हैं। नंबर डी है फार्मिंग, बहुत नाम से क्लियर हो जा रहा होगा, ट्रैक्टर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर, इरिगेशन फैसिलिटी,
जितनी भी चीजों की किसान को जरूरत पड़ती है, उसके पास पैसे नहीं है, तो ये कौन लाके देता है उसको? कोऑपरेटिव, हाँ, फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। मार्केटिंग की अगर हम बात करते हैं, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी बेसिकली क्या करती है? सेल्स एजेंसीज, होलसेलर, रिटेलर, मोर और लेस ये दोनों एक ही काम करती है, मार्केटिंग और प्रोड्यूसर। बस ध्यान यह रखना, प्रोड्यूसर केवल बिचौलियों को हटाता है, मार्केटिंग में आपके प्रोडक्ट का एडवर्टाइजिंग भी करते हैं। और सबसे अंतिम है हाउसिंग। हाउसिंग मतलब यहाँ पे पीएम आवास योजना सुना होगा, उसी के टाइप का ये कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने मेंबर्स को घर दिलाने का काम करती है, कम लोन रेट पे, कम ब्याज दर पे। इज दैट ओके? बढ़ते हैं हमारे अगले चैप्टर की तरफ। कोऑपरेटिव सोसाइटी के चैप्टर को खत्म करने से पहले एक चीज जरा समझ लीजिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो ऑफिस बेरर होते हैं, ऑफिस बेरर मतलब ब्यूरोक्रेटिक, ब्यूरोक्रेटिक वो लोग जो काम को संभालते हैं, मतलब एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में 5 लोग होने ही होने चाहिए। वो 5 लोग कौन है? एमसीक्यू में पूछ सकता है, जरा देखना। सबसे पहले है नंबर 1 पे प्रेसिडेंट होना चाहिए, ठीक है। नंबर 2 पे जॉइंट सेक्रेटरी होना चाहिए, ठीक है। नंबर 3 पे a cooperative society must have a vice president, and at number 4 a cooperative society must have a treasurer, okay, और सबसे अंतिम में नॉर्मल सेक्रेटरी। ये चीज इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब एवरी रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी मस्ट हैव दीज 5 मेंबर्स, मस्ट ऑफ कोर्स। इन्हें क्या कहते हैं? ऑफिस बेरर भी कहते हैं, ऑफिस BEARER, ऑफिस बेरर, ठीक है। और एक चीज और समझ लो, कोऑपरेटिव सोसाइटी में पूछा जा सकता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी जब रजिस्टर होती है तो वहां पे 6 चीजें होनी चाहिए। सोसाइटी का नाम क्या है, सोसाइटी का एम और ऑब्जेक्टिव क्या है, शेयर कैपिटल का डिवीजन कैसे है मेंबर्स के बीच, कहां पे हर मेंबर रहता है, उसका नेम और परमानेंट एड्रेस, बाय लॉज की 2 कॉपी होनी चाहिए, एक कॉपी रजिस्ट्रार के पास, एक कॉपी इन लोगों के पास रहेगी। और अंतिम बात, रूल्स एंड रेगुलेशन, अगर सोसाइटी की कुछ इंप्लाइड हैं तो उनकी 2 कॉपी, एक रजिस्ट्रार के पास, एक इनके पास। बस इतना इनफ है कोऑपरेटिव सोसाइटी में, बहुत अच्छे से इसका एमसीक्यू का। लेट्स मूव ऑन टू प्लांट लोकेशन। Okay, so cooperative society out, 1/5 more to go. Let's see. प्लांट लोकेशन की हम बात करने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से इस बात को सुनना। यहाँ पे प्लांट का पहले तो ये समझ लो यार, ये पौधे से मतलब नहीं है, यहाँ पे हम प्लांट और मशीनरी की बात कर रहे हैं। क्यों कुछ मशीनरी को प्लांट कहते हैं? जो सारी मशीनरियां, जो सारी फिक्स एसेट जमीन से कनेक्टेड होती हैं, जुड़ी होती हैं, इट इज इंस्टॉल्ड इन द ग्राउंड, वो क्या हो जाती है? प्लांट कहलाती है। प्लांट लोकेशन का चैप्टर इस बात पे डिस्कशन करता है कि किस तरह से आप ये डिसाइड करेंगे कि आपके प्लांट को, प्लांट एंड मशीनरी वाले प्लांट को किस जगह लगाना है। तो सबसे पहली चीज तो ये समझ लो कि ये मतलब क्या होता है। प्लांट लोकेशन रेफर्स टू द चॉइस ऑफ रीजन एंड सिलेक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर साइट फॉर सेटिंग अप अ बिजनेस और फैक्ट्री, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ प्लांट लोकेशन। देखो, प्लांट लोकेशन को डिटरमाइन करने के लिए हम 3 चीजों का ध्यान रखते हैं, ये तीनों एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जो पहली चीज है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ द रीजन। रीजन मतलब वो क्षेत्र जहां पे प्लांट को लगाना है। दूसरी बात है चॉइस ऑफ द विलेज और सिटी ऑफ दैट रीजन। क्षेत्र में तो हमारा पूरा पूर्वांचल आ जाता है। अब पूर्वांचल का कौन सा शहर? गोरखपुर। तो आपने कौन सा विलेज और कौन सा सिटी सेलेक्ट करना है। और तीसरी और आखिरी बात, किस बेसिस पे ये निर्णय को आपने लिया है, ठीक है। अब जल्दी से बात आगे बढ़ाते हैं हमारे YouTube के स्टूडेंट्स के लिए। नीचे फ्लैश कर रहा होगा, हमारे सामने बैठे स्टूडेंट्स अपने नोट्स को खोलें और जल्दी से देखें फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्लांट लोकेशन। स्टूडेंट्स, 2 फैक्टर्स होते हैं आपके पास, प्राइमरी फैक्टर और सेकेंडरी फैक्टर। इन फैक्टर को समझ लीजिए, वीबर और फ्लोरेंस की थियरी को समझ लीजिए, बहुत अच्छा जाएगा पेपर। देख लीजिए, प्राइमरी फैक्टर में सबसे पहली चीज होती है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। आप ऐसी ही जगह पे अपने प्लांट को, क्या हुआ है, आप ऐसी ही जगह पे अपने प्लांट को लगाएंगे जहां से आपका जो रॉ मटेरियल है वो करीब पड़ता हो, आपके सप्लायर को ज्यादा दिक्कत ना होती हो पहुंचाने में। दूसरी चीज है प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट।
प्रॉक्सिमिटी का मतलब क्या होता है? प्रॉक्सिमिटी का दो मतलब होता है, एक दूरी और एक ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था। अगर हमारे ट्रांसपोर्टेशन इस हालत में नहीं है कि हम अपनी चीजों को ले आए मार्केट से और भेजें मार्केट में, तो ऐसे में हमारे पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट कितना आसानी से मिल जाता है और कितनी दूर तक मिल जाता है। तो प्रॉक्सिमिटी, मार्केट से दूरी कितनी है और मार्केट में आने और जाने की सुविधा, कन्वीनियंस कैसी है। अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, आप जिस शहर और जिस गांव को चुने हैं वहां पे आपको मजदूर मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। गांव में लोग घर बनवा लेता है, उधर मजदूर सब जाता ही नहीं, वो भर भर के गाड़ी में जाते हैं, कुछ काम करें ना करें दिन भर की दिहाड़ी ले लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने ये देखनी कि आप जिस जगह पे फैक्ट्री, अपना प्लांट अच्छा प्लांट तो फैक्ट्री को ही रिलेट करेगा ना, तो अगर हम फैक्ट्री की भी बात करें तो भी सही। तो आप जिस जगह पे लगा रहे हो उधर लेबर का क्या सीन है, लेबर कितनी आसानी से आपको उपलब्ध हो जाता है। पावर एंड फ्यूल भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। गाड़ी की टंकी में पेट्रोल खत्म और 40 किलोमीटर तक पेट्रोल ही नहीं है, वहां पे बैठा हुआ है प्रोड्यूसर की, माल आएगा तो हम प्रोडक्शन का काम शुरू करेंगे। बात समझ रहे हो? तो यहाँ पे पावर और फ्यूल, वहां पे बिजली रहती है कि नहीं रहती है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। और अंतिम बात है ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटी। अभी अपने इधर सिद्धार्थ नगर यूनिवर्सिटी है, जब आप गोरखपुर का थोड़ा सा पार करते हो उस साइड में जाते हो, वहां सिद्धार्थ नगर यूनिवर्सिटी में नेटवर्क की बड़ी समस्या रहती है, कम्युनिकेशन की बड़ी समस्या रहती है। जब असिस्टेंट प्रोफेसर लोग अंदर चला जाता है, सब लोग कोऑर्डिनेशन के, वहां पे हमें मिलता ही नहीं है, सिग्नल ही नहीं मिलता। तो आप सोचिए वहां पे जो बच्चा पढ़ रहा है, वहां पे जो आदमी पीएचडी कर रहा है, उसको कितना दिक्कत आता होगा। और ट्रांसपोर्टेशन की भी दिक्कत है उधर, वहां तक तो चला जाता है पर 3-4 किलोमीटर जहां अंदर जाके यूनिवर्सिटी है, कोई गाड़ी नहीं मिलती है, कोई गाड़ी मिलती ही नहीं है। यहां से गोरखपुर से आपका 90 किलोमीटर का दूरी है। तो अगर ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की फैसिलिटी है तो बहुत दिक्कत आने वाली है। तुम्हारे सप्लायर को दिक्कत आएगी, तुम्हारे मार्केटियर को दिक्कत आएगी, सबसे बड़ी दिक्कत तो तुम्हारे फैक्ट्री और ऑफिस में काम करने वाले लोगों को ही आएगी। ये होगी प्राइमरी फैक्टर। जल्दी से बढ़ते सेकेंडरी फैक्टर। सेकेंडरी फैक्टर को पढ़ाने से पहले एक बात हम बता दें, सेकेंडरी फैक्टर को दो और नाम से कहते हैं और ये दो नाम एमसीक्यू में पूछ सकता है, जरा ध्यान देना। सेकेंडरी फैक्टर को एग्लोमेरेटिव या फिर डी एग्लो नहीं है, डिग्लोमेरेटिव भी कहा जाता है। तो मतलब हो सकता है सेकेंडरी फैक्टर से कुछ भी ना पूछे, केवल ये पूछ दे, तो ये नाम जरा याद रखना, एग्लोमेरेटिव, डेग्लोमेरेटिव। देखो एग्लोमेरेटिव क्या होते हैं, वो फैक्टर्स होते हैं जो आप प्राइमरी के बाद कंसिडर करते हो। जरा ध्यान देना, सेकेंडरी में दो चीजें आ रही हैं, एक एग्लोमेरेटिव आ रहा है, एक डेग्लोमेरेटिव आ रहा है। तो जरा हम जल्दी से बात करते हैं एग्लोमेरेटिव जितने भी सीन्स होते हैं आपके। एग्लोमेरेटिव का आपने सबसे पहले आपके यूट्यूब स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट होगा, आप लोग अपने नोट्स को देखिए, मोमेंटम ऑफ एन अर्ली स्टार्ट। मोमेंटम ऑफ एन अर्ली स्टार्ट का मतलब ये होता है, पहले तो हम पहले पूरे नामों को देख लें। मोमेंटम ऑफ अर्ली स्टार्ट, क्लाइमेटिक कंसिडरेशन, हिस्टोरिकल फैक्टर्स, इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ द इंडस्ट्रियल सेंटर्स, पर्सनल फैक्टर्स, स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, गवर्नमेंट पॉलिसी। इनके नाम रट लेना, एमसीक्यू में पूछ देगा इसमें से कौन सही है कौन सा गलत है, ऑड वन आउट कर देगा। जल्दी से देखो, मोमेंटम ऑफ अर्ली स्टार्ट का मतलब है कि कंपनी को स्टार्ट करने के कितने दिन बाद उसकी प्रॉफिट कमाने की हालत हो जाती है, कितना आपको इन्वेस्ट करना है, कब तक आपको अपने खर्चे पे करना है और कब वो प्रॉफिट कमाता है। दूसरी चीज क्लाइमेटिक कंसिडरेशन, अगर आप चावल की खेती कर रहे हो तो आपको एक मॉइस्ट जगह चाहिए ही चाहिए, वो जगह जो हमेशा सूखी रहती है वहां पे चावल की खेती नहीं हो सकती। तीसरी बात हिस्टोरिकल फैक्टर्स, अगर ऐसी जमीन पे पहले भी ऐसी फैक्ट्रियां हुई हैं, हो सकता है उस जमीन की फर्टिलिटी कम हो गई हो, तो हो सकता है अगर आप एग्रो बेस इंडस्ट्री चालू कर रहे हो तो उसमें दिक्कत आ सकती है। दूसरी चीज इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट, अगर आप जिस इंडस्ट्री में हो उसमें ऑलरेडी बहुत ज्यादा कंपटीशन है तो आप सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स नहीं बना सकते, पर अगर मोनोपोली की स्थिति है तो वहां पे आपको अच्छा प्रॉफिट मिलने की उम्मीद है गुडविल के साथ। एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, एक्सटर्नल इकोनॉमी मतलब आपको बाहर से कितनी सहायता दे रही है, सरकार अगर आपको सब्सिडी दे रही है, आपका डेप्रिसिएशन माफ कर रही है, आपको ग्रांट दे रही है, तो वो एक अच्छी इंडस्ट्री है आपके लिए। पर्सनल फैक्टर, आप जिस इंडस्ट्री में हो आप अपना कितना परसेंटेज दे पा रहे हो, आपके लिए कितना ज्यादा क्षमता है इस इंडस्ट्री को चलाने के लिए। स्ट्रैटेजिक कंसिडरेशंस मतलब अगर आने वाले समय में ये इंडस्ट्री ध्वस्त हो जाती है, आपकी बिजनेस को लॉसेस होते हैं, तो क्या आपके पास प्लान बी रेडी है या नहीं है।
पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात करते हैं, अगर आपके देश में राजनीतिक व्यवस्था शांत चल रही है तो कहीं आपकी इंडस्ट्री पे इसका कोई असर ना पड़े, आपको देखना होगा। और अंतिम बात, गवर्नमेंट पॉलिसी, सरकार, अगर आप टोबैको या अल्कोहल की इंडस्ट्री कर रहे हैं तो आपको जीएसटी का फायदा नहीं मिलना, मतलब आप पे अभी भी पूरे सातों टैक्सेस चार्ज हो रहे हैं, मतलब खर्चा बढ़ा है। तो क्या आप इस खर्चे को फेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते, जल्दी से हम डिस्कस करेंगे वीबर और फ्लोरेंस की थ्योरी और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। देखो, पहले तो इनका नाम याद रखना है तुम लोगों को कि दो लोग थे जिनकी थ्योरी तुम्हारे बीकॉम के रेफरेंस से इंपॉर्टेंट है। हम प्लांट लोकेशन चैप्टर की बात करें, जरा दोनों लोग का नाम याद रखना। पहले का नाम था एल्फ्रेड वीबर। एल्फ्रेड वीबर की थ्योरी सुन लो। एल्फ्रेड वीबर ने बोला कि भाई दो फैक्टर्स होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी। जो प्राइमरी फैक्टर होता है उसमें एक होता है लेबर कॉस्ट, हाँ वेरी गुड, और दूसरा होता है ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, और सेकेंडरी फैक्टर में यही दोनों, एग्लोमेरेटिव डेग्लोमेरेटिव। क्लियर है इतना? बस इतना याद रखना, इसके अंदर का मटेरियल नहीं पूछेगा। फिर से सुन लो, एल्फ्रेड वीबर की मैं बात कर रही हूँ। एल्फ्रेड वीबर की थ्योरी ने बोला कि हमारे दो कॉस्ट होते हैं, प्राइमरी में हम लेबर और ट्रांसपोर्ट को लेकर चलते हैं, सेकेंडरी में एग्लोमेरेटिव डेग्लोमेरेटिव। और अंतिम आते हैं जिनका नाम था फ्लोरेंस सर्जेंट। पहले तो इनका नाम भी अगर याद कर लो ना, वो खुद में भी एक अचीवमेंट रहेगी, क्योंकि नाम इनका कठिन है। जो दूसरे ने थ्योरी दी थी, मेरे को खुद ही नहीं इनका नाम याद है, तुम लोग को क्या होगा? सार्जेंट फ्लोरेंस। सार्जेंट फ्लोरेंस ने क्या बोला था? सार्जेंट फ्लोरेंस ने बोला था कि देखो दो फैक्टर्स होते हैं, लोकेशन फैक्टर, एक लोकेशन फैक्टर है और दूसरा है कोएफिशिएंट ऑफ लोकेशन। लोकेशन का मतलब है वो जगह पर्टिकुलरली, और कोएफिशिएंट ऑफ लोकेशन मतलब वहां पे कितने ऐसे फैक्टर्स हैं, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो एक प्रोड्यूसर को मोटिवेट करता है कि वो वहां पे फैक्ट्री लगाए। इज दैट ओके? जल्दी से हम बढ़ते हैं हमारे 9वें चैप्टर की तरफ, प्लांट लेआउट। जल्दी से बढ़ते हैं प्लांट लेआउट की तरफ। प्लांट लेआउट में थोड़ा सा मैंने बोर्ड को क्लियर कर दिया क्योंकि यहाँ पे पॉइंट्स बहुत ज्यादा हैं, और जहाँ पे पॉइंट ज्यादा है हमको उधर थोड़ा सा लंबा लेक्चर, बहुत कायदे कदर, लंबा नहीं कह सकते एक एक पॉइंट को डिस्कस करना पड़ेगा। सबसे पहले बात समझ लो, प्लांट लोकेशन का क्या मतलब था, लेआउट का क्या मतलब है। प्लांट लोकेशन का मतलब था हम क्षेत्र देख रहे हैं, हम गांव देख रहे हैं, वहां की फैसिलिटी देख रहे हैं। लेआउट मतलब लोकेशन फाइनल हो गया, लेआउट अब मशीनरी को किस तरह से लगाना है, जगह डिसाइड हो गई, ये जगह मेरा घर बनेगा, अब वो घर का नक्शा जो है वो क्या है, लेआउट है। आइए देखते हैं। सबसे पहली चीज प्लांट लेआउट जरा सुन लीजिए। प्लांट लेआउट में बी डिफाइंड एज द टेक्निक ऑफ लोकेटिंग मशीन, प्रोसेसेस एंड प्लांट सर्विस within the factory so as to achieve the greatest possible output, बढ़िया से बढ़िया आउटपुट लिया जा सके। अब पहली चीज तो आप ये समझिएगा, एडवांटेजेस प्लांट लेआउट के, जल्दी से देख लीजिए, सुन लो बात को सुन लो। एमसीक्यू में अगर इसमें से कोई पॉइंट नहीं होगा तो वो इनकरेक्ट आंसर होगा। सुन लो, इकोनॉमी इन मटेरियल एंड प्रोडक्ट हैंडलिंग, ठीक है, मटेरियल और प्रोडक्ट को अच्छे से हैंडल करना। दूसरी चीज, अवेलेबल जो बेटर अवेलेबल स्पेस है जिस जगह पे प्लांट है उसका बेटर यूज करना, तो बेटर यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, मिनिमाइजिंग डिलेज इन प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन का काम है वहां पे डिले कम हो। चौथी बात, प्रोडक्शन और सुपरविजन पे अच्छा कंट्रोल, अवॉइडिंग ऑफ बॉटल नेक, ये वर्ड याद रखना, बॉटल नेक, ये पूछा जा सकता है एमसीक्यू में। उसके बाद मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट व्हेन चेंजेस हैव टू मेड, जब चेंजेस करने हो तो कॉस्ट को कम करने का, प्रोडक्शन प्रोसेसर और मेथड में इंप्रूवमेंट करना, और इंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ मैन एंड मशीन। इसी के साथ हम उन पॉइंट्स पे आते हैं जो एमसीक्यू में आपसे पूछ सकता है। सबसे पहली चीज है फैक्टर्स अफेक्टिंग लेआउट। कौन से फैक्टर्स हैं जो इस बात को डिसाइड करते हैं कि लेआउट कैसे बनेगा? पहले फैक्टर का नाम है टाइप ऑफ इंडस्ट्री और वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, ये पहला फैक्टर है। ये दो फैक्टर है, टाइप वॉल्यूम दो फैक्टर है, चलो कोई बात नहीं, टाइप हो गया ये बी हो गया। सी देखो, टाइप ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, तो फैक्टर में क्या आ गया, टाइप ऑफ इंडस्ट्री, टाइप ऑफ इंडस्ट्री, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन और टाइप ऑफ
प्रोडक्ट। जल्दी से देखो, हम बात करने जा रहे हैं टाइप ऑफ इंडस्ट्री के बारे में। इसमें 4 तरह की इंडस्ट्री हो सकती है। सिंथेटिक, साबुन तेल वाली कंपनियां सिंथेटिक होती हैं। एनालिटिकल, एनालिटिकल में जहां पे पेट्रोल की बात कर लो, कच्चा तेल की बात कर लो, जहां पे आपके प्रोडक्ट को एक से ज्यादा प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। कंडीशनिंग, कंडीशनिंग का मतलब है जैसे वो जूट होता है ना, जूट जिसकी रस्सी बनती है, कंडीशनर होता है शैम्पू के साथ, उसका क्या काम होता है, बाल को एकदम और स्मूथ करना। तो कंडीशनिंग इंडस्ट्री का काम ये होता है, वो फिल्टरिंग का काम करती है, वो किसी प्रोडक्ट को यूज के लायक बनाती है। और अंतिम है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। केजीएफ में वो क्या था, उसका माइनिंग था, कोलर गोल्ड फील्ड्स, तो वहां पे एक्सट्रैक्शन का काम होता है। जल्दी से अब हम दूसरा देखते हैं। पहला कवर हो गया, स्टूडेंट्स प्लीज पे अटेंशन, ए कवर हो गया। बी पे हम चल रहे हैं वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन में जब हम बात करते हैं, यहां पे प्रोडक्शन होता है 3 तरीके से। सबसे पहला है जॉब प्रोडक्शन। जॉब प्रोडक्शन का अर्थ है वो स्पेसिफिकेशंस, वो ऑर्डर, वो स्टैंडर्डाइजेशन जिसपे चीजों को प्रोड्यूस किया जाएगा। मास प्रोडक्शन का मतलब है जब प्रोडक्शन बहुत लार्ज स्केल पे होता है। और तीसरी बात है बैच प्रोडक्शन। ये जनरली जो आपको खाने पीने के सामान आप दुकानों पे जाते होंगे, गत्ते में आते होंगे, गत्ते से वो लोग लगाते होंगे, वो बैच प्रोडक्शन है। ठीक है, अंतिम बात इस चैप्टर के बारे में नहीं, अभी कुछ चीजें और हैं। टाइप ऑफ प्रोडक्ट, जल्दी से देखिए। जब हम टाइप ऑफ प्रोडक्ट की बात करें, हमारे पास प्रोडक्ट केवल 2 तरीके के हो सकते हैं। एक जो हो सकता है हमारा प्रोडक्ट लेआउट, अच्छा सॉरी टाइप ऑफ लेआउट है ना, तो ये टाइप, या तो टाइप ऑफ लेआउट होना चाहिए ना। अच्छा, टाइप ऑफ प्रोडक्ट में टाइप ऑफ लेआउट चल रहा है, राइट। टाइप ऑफ प्रोडक्ट में कुछ नहीं दिया है, तो मतलब ये कोर्स से बाहर है। ठीक है, इतनी चीजें याद कर लेना कि टाइप ऑफ इंडस्ट्री में सिंथेटिक, टाइप ऑफ प्रोडक्ट में कुछ नहीं, टाइप ऑफ लेआउट में। ओके, तो मतलब इसमें कुछ भी नहीं है, ये खुद में एक नया टॉपिक है। क्यों? टाइप ऑफ लेआउट। अब जरा देख लो, लेआउट 2 तरीके होते हैं। एक होता है प्रोडक्ट लेआउट। प्रोडक्ट लेआउट जहां पे एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको ऐसे ऑपरेशंस का सीक्वेंस डिजाइन करना पड़ता है कि प्रोडक्ट इस प्रोसेस, इस डिपार्टमेंट के थ्रू गुजरेगा। और प्रोसेस लेआउट जैसे गाड़ी वगैरह होता है ना, पहले उसकी बॉडी बनी, फिर उसका स्पीडोमीटर बना, फिर उसकी सीट बनी, फिर लाके असेंबल कर दिया। मतलब यहाँ पे एक डिपार्टमेंट के ऑपरेशन में वो पूरा प्रोडक्ट रेडी हो जाता है, तो वो होता है प्रोसेस लेआउट। जल्दी से इस चैप्टर का अंतिम और सबसे बड़ी चीज, लेआउट का प्रोसीजर। ये लेआउट का प्रोसीजर स्क्रीन पे डिस्प्ले करने की कोशिश रहेगी हमारी। देखिए, सबसे पहले हमें मैन्युफैक्चरिंग का शेड्यूल बनाना पड़ता है, स्टार्टिंग मैन्युफैक्चरिंग शेड्यूल। उसके बाद मटेरियल लिस्ट, कौन कौन सी रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, ऑपरेशन प्लानिंग की जरूरत, उसके बाद ऑपरेशन के प्रोसेस चार्ट, देन हमें स्टोरेज एरिया को डिटरमाइन करना पड़ता है, सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर प्लांट एंड इक्विपमेंट, एस्टिमेट ऑफ स्पेस रिक्वायरमेंट, कितने स्पेस की जरूरत पड़ेगी, प्रिपरेशन ऑफ अल्टरनेटिव ब्लॉक लेआउट डिजाइन। ब्लॉक लेआउट का मतलब जाने के कितने रास्ते हैं हमारे पास, डिस्कशन ऑन द ब्लॉक लेआउट डिजाइन, प्रिपेयरिंग ऑफ द डिटेल लेआउट मॉडल, डिस्कशन ऑन द डिटेल लेआउट मॉडल। 12वां मैंने कटवा दिया है ना, क्योंकि 12वां इंपॉर्टेंट नहीं है, वो डिस्कशन की बात थी। प्रिपरेशन ऑफ सर्विसेज, स्पेसिफिकेशन ऑफ इक्विपमेंट रिक्वायर्ड, इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट, और फाइनल प्रपोजल जो आपको प्रेजेंट करना है। देखो, किस्मत अगर बहुत खराब है तभी प्रोसीजर में से कुछ पूछेगा, वरना नहीं पूछेगा। ये टफ है और ये थ्योरेटिकल है, फिर भी समझाने के लिए समझा दिया, और इसका पीडीएफ यहाँ पे डिस्प्ले होगा। जल्दी से हम चलते हैं हमारे अगले चैप्टर की ओर, जिसका नाम है साइज ऑफ बिजनेस यूनिट। जल्दी से हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर 10 का फास्ट ट्रैक रिवीजन, साइज ऑफ बिजनेस आउटपुट। सारी चीजें बोर्ड पे आपके सामने हैं, इससे ज्यादा इस चैप्टर से कुछ भी नहीं एमसीक्यू में पूछ सकता है। पहली चीज तो ये देख लो, साइज ऑफ बिजनेस यूनिट का क्या मतलब होता है। साइज ऑफ बिजनेस यूनिट का मतलब होता है स्केल ऑफ ऑपरेशन। याद रखना इस चीज को, स्केल ऑफ ऑपरेशन किसी भी बिजनेस का ही क्या होती है, उसकी बिजनेस यूनिट होती है। ये यूनिट 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। प्लांट में आ जाती है वो मशीन,
उस मशीन पे काम करने वाले वर्कर्स, उस मशीन के साथ वो जो ऑफिस जुड़ा है जिसमें इस विभाग का काम होता है। उसके बाद आ जाता है फर्म। फर्म प्लांट के कंपैरिजन में एक छोटा कंसेप्ट है, जहां पे वो फैक्ट्री जो है, वो बिजनेस जो है, केवल थोड़ा सा मशीनरी ओन करता है। यहाँ पे प्लांट में उसका एक पूरा एरिया बेस है मशीनरी का, यहाँ पे एक छोटा सा एरिया है। और इंडस्ट्री तो जैसे हम बात करें टेलीकॉम इंडस्ट्री में तुम्हारा आइडिया आ जा रहा है, तुम्हारा वीआई आ जा रहा है, तुम्हारा एयरटेल आ जा रहा है, तुम्हारा जियो आ जा रहा है, सब आ जा रहा है। और फर्म की बात करें तो केवल वीआई। समझ में आ गई बात? आओ चलो आगे बढ़ते हैं और दूसरा देखते हैं। साइज ऑफ बिजनेस यूनिट में तुम्हारी दो क्राइटेरिया होती हैं। साइज को मेजर करने का दो क्राइटेरिया होता है, इनपुट, आउटपुट। इनपुट नेट वर्थ का मतलब उस प्लांट को, उस बिजनेस को लगाने के लिए पैसा कितना लगा। साइज ऑफ एसेट, एसेट कितने बड़े हैं, कितने भारी हैं, कितने दिन चल सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट, आप अपने बिजनेस से कितने लोगों को रोजगार जनरेट कर सकते हो। आउटपुट क्या है, कितना आउटपुट, कितना प्रोडक्ट आप मार्केट में एट अ गिवन टाइम रिलीज कर पा रहे हो, और आपके ऐसे प्रोडक्ट की वैल्यू या मार्केट प्राइस कितनी है। बस आ जाते हैं अंतिम टॉपिक पे, ऑप्टिमम फर्म। एक सेकेंड इधर देखना जरा, इनपुट में एक और चीज है, पावर और मटेरियल कंजम्पशन। कितनी बिजली, कितना कोयला, कितना पेट्रोल और कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम हो रहा है। क्या ये रॉ मटेरियल वैल्यू से सेट ऑफ होके आपको कम से कम नॉर्मल प्रॉफिट दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा है। अंतिम बात करते हैं इस चैप्टर की, ऑप्टिमम फर्म का मतलब क्या होता है। देखो, ऑप्टिमम फर्म का मतलब होता है एक जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग तुम्हें पढ़ाया था, डिमिनिशिंग रिटर्न का मतलब ये होता है, जब एक, सुनो ध्यान दो, जब एक प्लांट पे जरूरत से ज्यादा लोग लग जाते हैं तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्लाइन होने लगती है। ऑप्टिमम शब्द का मतलब होता है बहुत ही कुशल, बहुत ही योग्य। तो ऑप्टिमम फर्म वो होता है जो अपने एसेट, अपनी मटेरियल का भी अच्छे से यूज कर ले, एसेट को भी अच्छे से यूज कर ले, आउटपुट भी संतोषजनक जनरेट कर ले और प्रॉफिट भी कमा ले। मतलब कुछ भी वेस्टेज ना हो। जिस फर्म में कोई वेस्टेज नहीं, वो फर्म क्या है, ऑप्टिमम फर्म है। इसके 4 क्लासिफिकेशंस होते हैं। टेक्निकल फोर्सेस का ध्यान देना पड़ता है, टेक्निक किस तरह से, ये एमसीक्यू में फंस सकता है। मैनेजरियल फोर्सेस का ध्यान देना पड़ता है कि आपके मैनेजर्स और एम्प्लॉइज कितने कारीगर हैं। फाइनेंसिंग फोर्सेस, आपने मार्केट से पैसा उठाया है, वो पैसा आपको कितने टर्नओवर में, कितने पीरियड में मिलता है और आप कितने पीरियड में पे बैक कर देते हो। और अंतिम बात, मार्केटिंग फोर्सेस, आपके एडवर्टाइजर, आपके मार्केटियर्स कितने ज्यादा सक्षम हैं आपके आउटपुट को बिकवाने में। ये हो गई हमारी साइज ऑफ बिजनेस यूनिट की बात। अब हम चलते हैं हमारा जो 11th चैप्टर है, बिजनेस कॉम्बिनेशन पे। ये बिजनेस कॉम्बिनेशन के नोट्स आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे। ये नोट्स नहीं है, ये आप अपने 1 या 2 पेज में बना लें, या अगर आज समय की कमी है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बिजनेस कॉम्बिनेशन में से मैक्सिमम एमसीक्यूज फंसने के चांसेस है, मतलब कह सकते हैं कि 40 में से 10 फंसेंगे बिजनेस कॉम्बिनेशन से। आइए देखते हैं बिजनेस कॉम्बिनेशन। पहली चीज ध्यान दीजिए, बिजनेस कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है। ग्रोथ इन साइज ऑफ बिजनेस बाय एक्वायरिंग अदर ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान दो, पहले ध्यान दो, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को अक्वायर करके, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन पे कब्जा करके अपने ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ करना ही यहाँ पे हमें बिजनेस कॉम्बिनेशन में दिखाया गया है। क्या क्या रीजंस हो सकते हैं कब कोई फर्म अपनी फर्म की कॉम्बिनेशन किसी दूसरे फर्म के साथ करना चाहेगी, जरा ध्यान दीजिए। फिक्सेशन इन प्राइजेस, प्राइजेस में कुछ फिक्सेशन करनी है, बदलाव करनी है। रेगुलेशन ऑफ आउटपुट, अपने आउटपुट को रेगुलेट करना है। एलिमिनेटिंग कंपटीशन, अगर हम अपने कॉम्पिटिटर के साथ ही मर्ज हो जाएं तो कंपटीशन तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। एस्टैब्लिशिंग मोनोपोलीज, कंपटीशन खत्म तो मोनोपोली शुरू। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हो सकता है हमारे पास रिसर्च, डेवलपमेंट और डिजाइनिंग सीखना हो अपने कंपेटिटर से, तो उसकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए हम उसके साथ आ जाएं। और यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, हमारे पास या तो रिसोर्सेज ज्यादा हैं या सरप्लस बच रहे हैं और किसी के पास कम है, तो ऐसी 2 फर्म साथ आ सकती हैं। याद रखना, बिजनेस कॉम्बिनेशन 5 तरह से बनाया जा सकता है। हॉरिजॉन्टल मर्जर, हॉरिजॉन्टल में वो कंपनियां जो सेम लाइन ऑफ प्रोडक्ट में काम करती हैं, जैसे 2 कंपनियां हैं, बॉटल बनाने का काम है, वाटर बॉटल, तो वो साथ आ सकती है। मिल्टन और सेलो का, जो एक ही काम करते हैं, बॉटल और टिफिन में उनकी मैन्युफैक्चरिंग है।
वर्टिकल कॉम्बिनेशन, यहाँ पे आपको एक कॉम्बिनेशन देखने मिलेगा। जैसे ये समझ लीजिए कि स्पिनिंग मिल, जो मिल कपड़े को बनाती है, उसका कॉम्बिनेशन हो जाए रेडीमेड गारमेंट्स वालों के साथ। मतलब कहीं ना कहीं वो दोनों प्रोसेस जुड़े हैं एक दूसरे से, सेम नहीं है, जुड़े हैं, तो वो वर्टिकल होता है। लेटरल या अलाइड कॉम्बिनेशन दो हिस्सों में विभाजित हो जाता है, कॉन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट। लेटरल का सबसे पहले मतलब समझो, लेटरल का मतलब वो इंडस्ट्रियां जो दो अलग तरह के प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करती है, तो फिर ये साथ क्यों आएंगी। लेटरल में देखना, जैसे अगर हम बात करें पेपर बनाने वाली इंडस्ट्री प्रिंटिंग प्रेस के साथ जुड़ गई, तो प्रिंटिंग प्रेस को पेपर की जरूरत पड़ेगी ही, वो हो जाती है कॉन्वर्जेंट। और डाइवर्जेंट क्या होती है, स्टील बनाने वाली इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री के साथ जाके जुड़ जाए जो जैसे बाइक की इंडस्ट्री, जो उसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल करती है। मतलब सुनने में तो एक लग रहा है, मगर कॉन्वर्जेंट में कोई दो इंडस्ट्रियां एक होंगी, डाइवर्जेंट में स्टील की जरूरत बहुत जगह है, बर्तन में, बाइक में, ऑटोमोबाइल में, हथियार बनाने में। तो डाइवर्जेंट में एक स्टील की इंडस्ट्री एक से ज्यादा लोगों के साथ कंबाइन हो सकती है। अगर हम डायगोनल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, तो डायगोनल कॉम्बिनेशन का मतलब जैसे ऐसी इंडस्ट्री के साथ कोई एड्स टू ट्रेड, ऑक्सिलरी ट्रेड में मैंने बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ऐसी इंडस्ट्रियों का जाके किसी के साथ जुड़ना। जैसे आप जब गूगल का फोन लेते हैं, पिक्सल नाम है गूगल के फोन का, तो उसमें गूगल की सर्विसेज प्री लोडेड आती हैं, तो वो क्या है, डायगोनल इंडस्ट्री है। मतलब एक सर्विस और एक गुड्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का कह सकते हो, और मिक्स्ड और सर्कुलर जिसका कोई सर पैर नहीं है। कपड़ा बनाने वाली इंडस्ट्री जाके ब्रेड बनाने वाली इंडस्ट्री से जुड़ गई, होगा कुछ पर कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। आओ जल्दी से देखते हैं फॉर्म्स ऑफ कॉम्बिनेशन, यहां से एमसीक्यूज बहुत फंसने वाले हैं। हमारे पास तीन तरह के एसोसिएशंस होते हैं, कॉम्बिनेशन होते हैं, एसोसिएशन, फेडरेशन, कंसोलिडेशन। एसोसिएशन में आता है ट्रेड एसोसिएशन, चेंबर ऑफ कॉमर्स और इनफॉर्मल एग्रीमेंट, रट लो। फेडरेशन में दो आते हैं, पूल और कार्टेल। पूल में चार तरह के होते हैं, आउटपुट, ट्रैफिक, मार्केट, इनकम और प्रॉफिट। कार्टेल में प्राइस फिक्सिंग होता है, टर्म फिक्सिंग, कस्टमर असाइनिंग और कोटा फिक्सिंग। अंतिम में बात करते हैं कंसोलिडेशन, दो तरह से हो सकता है, या तो पार्शियल है या कंप्लीट है। कंप्लीट है अगर वो मर्जर या अमलगमेशन कहलाएगा, और अगर पार्शियल है तो कॉम्बिनेशन ट्रस्ट, कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट और होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी। यहां से एमसीक्यू बहुत ज्यादा फंसेगा क्योंकि यहाँ पे टेक्निकल टर्म्स बहुत ज्यादा हैं। एक बार फिर से देख लेना, ट्रेड एसोसिएशन का मतलब होता है जब ढेर सारे मेंबर एक एसोसिएशन के साथ आ जाते हैं। चेंबर ऑफ कॉमर्स, कॉमर्स की इंडस्ट्रीज जो साथ आती हैं। इनफॉर्मल एग्रीमेंट, एक जॉइंट वेंचर एक काम के लिए साथ आए हैं। पूल्स की अगर हम बात करते हैं तो पूल्स में दोनों अपने अपने हिस्से की कॉन्ट्रीब्यूशन लाते हैं। ये आउटपुट हो सकती है, ट्रैफिक मतलब कंज्यूमर का बंटवारा, मार्केट का बंटवारा, इनकम या प्रॉफिट का बंटवारा। कार्टेल में प्राइस फिक्स करने के लिए कि मैं भी इतने पे बेचूंगा, तुम भी उतने पे ही बेचो, देखते हैं किसका ज्यादा नहीं बिकता है। जैसे होता है ना ये कोalition गवर्नमेंट, कौन सी सरकार होती है जुड़ जाती है, उसको कुछ कहते हैं गठबंधन, नहीं गठबंधन, गठबंधन तो शादी में होता है, कुछ ऐसे कहते हैं उसको, नाम नहीं याद आ रहा है, ठीक है गठबंधन नहीं होता है, तो वो क्या कहते हैं उसको यार, कोalition गवर्नमेंट, इंग्लिश में उसको कोalition कहते हैं, हिंदी का नाम मुझे नहीं याद आ रहा है। तो खैर वहां पे कार्टेल में दो इंडस्ट्री, जैसे वो दो गवर्नमेंट जब एक साथ आती हैं तो उनका क्या होता है कि दोनों पार्टी के वोटर एक ही पार्टी को वोट देंगे, तो क्या होगा कि सामने वाली ऑपोजिशन पार्टी वोट को काट नहीं पाएगी। वो कार्टेल होता है जिसमें हम प्राइस फिक्सिंग, टर्म्स, कस्टमर असाइनिंग और कोटा फिक्सिंग, मैं अपने 100 यूनिट प्रोडक्ट्स लॉन्च करूंगी, तुम भी 100 ही करना। और कंसोलिडेशन का मतलब होता है दो से एक हो जाना, किसी पार्शियल में एक ट्रस्ट के चलते या एक इंटरेस्ट के चलते, या होल्डिंग कंपनी जो सब्सिडरी कंपनी को होल्ड करता है, मतलब जिस कंपनी में 51% की हिस्सेदारी। और कंप्लीट में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे मर्जर, जहां पे दो कंपनियां अपने एसेट और अपने लाइबिलिटीज को लाके एक नई कंपनी बनाती है। और अमलगमेशन मतलब जैसे एक कंपनी दूसरे कंपनी को खरीद लेती है, जैसे फेसबुक में खरीद लेना व्हाट्सएप और इंस्टा को, वो चीज, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यूट्यूब वाले स्टूडेंट से मेरा निवेदन है कि एक बार बिजनेस कॉम्बिनेशन के लेक्चर को बैक करके, रिवाइंड करके दोबारा से चला के देख लेना। चलो बढ़ते हमारे अंतिम चैप्टर की तरफ। चलो देन लेट्स स्टार्ट। हमारा अंतिम चैप्टर है रैशनलाइजेशन।
सबसे पहले रैशनलाइजेशन शब्द को समझिए। रैशनल सोचना होता है ना, रैशनल थिंकिंग करिए, लॉजिकल। रैशनलाइजेशन का आपका जो प्रोसेस है वो ये होता है कि किस तरह से आप लॉजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब रिमूवल ऑफ ओवरलैपिंग एंड मैल प्रैक्टिसेस टू अवॉइड द इकोनॉमी। जो भी आपके पास उपकरण है आप कैसे उनका बेस्ट यूज कर सकते हैं। रैशनल तरीके से कामों को करना ही क्या है, रैशनलाइजेशन। अब यहाँ पे काम क्या है, प्रोडक्शन का। तो रैशनल तरीके से प्रोड्यूसर द्वारा प्रोडक्शन को करना मतलब अपने एसेट्स का कायदे से अच्छा इस्तेमाल ले लेना ही क्या है, रैशनलाइजेशन है। एलिमेंट्स देखिए क्या 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 है। स्टैंडर्डाइजेशन, इसका अर्थ आपको एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके चलना है और उस स्टैंडर्ड से गिरा काम नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आप अगर क्वालिटी मेंटेन रखेंगे तभी कंज्यूमर खरीदेगा। स्पेशलाइजेशन, निपुणता, काम में निपुणता। आप हर डिपार्टमेंट में एक ही बंदा लगाओ, पर वो लगाओ जो उस काम को सही तरीके से कर सके। 10 बंदे लगाए हो और कोई काम नहीं कर पा रहा है, ऐसे काम को करने का कोई मतलब नहीं। कॉम्बिनेशन, अगर तुम्हारे टीम बनती है, जब बड़े बड़े ऑफिस में टीम बनती है प्रोजेक्ट के लिए, टीम में कैसे बंदे आपने डाले हैं, क्या उनका साथ में कोऑपरेशन है, क्या वो साथ में वाइबिंग कर पा रहे हैं, कॉम्बिनेशन वो होता है। सिंप्लीफिकेशन, कामों को बेवजह कठिन करने का कोई जरूरत नहीं है, जितना आसान हो सकता है उसको आसान करिए। मैकेनाइजेशन, मशीन का वहां इस्तेमाल करिए जहां पे आपको लगता है कि आपके लेबर एक्स्ट्रा वर्क डाल रहे हैं, उन लेबर्स का मेहनत कम करने के लिए। मॉडर्नाइजेशन, नई तकनीकों का इस्तेमाल करना ही क्या कहलाता है, मॉडर्नाइजेशन। इसी चैप्टर में एक शब्द आता है ऑटोमेशन। स्टूडेंट्स, ऑटोमेशन का मतलब है, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का मतलब है इंसानों को मशीन से, कंप्यूटर, रोबोट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंसानों को मशीन से रिप्लेस कर देना ही क्या है, ऑटोमेशन है। अंतिम में बात करते हैं रैशनलाइजेशन के 4 प्रिंसिपल होते हैं। सिंप्लीफिकेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, सेम एज अबव। इंटेंसिफिकेशन का मतलब होता है बहुत ही कायदे से एक एक यूनिट तक आपकी एसेट, आपकी मार्जिनल यूटिलिटी का इस्तेमाल कर लेना। इंटेंस काम लेना, बहुत काम लेना। इंटेंसिफिकेशन, इंसानों से नहीं, लेबर, मजदूर मत बना देना अपने एम्प्लॉइज को, मशीनों से। और फंक्शनलाइजेशन का मतलब होता है काम करने की प्रक्रिया केओटिक नहीं होनी चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जो काम कर रहा है उसको ये पता होना चाहिए कि उसको क्या करना है, कैसे करना है। इसी के साथ रैशनलाइजेशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को समझ लो। एडवांटेज क्या है, हमारा कैपिटल यहाँ पे पूरी तरह से उपयोग हो जाता है, लेबर पूरी तरह से उपयोग हो जाता है, इन्वेस्टमेंट पूरी तरह से उपयोग हो जाता है। डिसएडवांटेज में आती है चीजें जैसे कई बार इंटेंसिफिकेशन, अगर आप एक क्या कहते हैं उसे, लेबर इंटेंसिव टेक्निक में कर देते हो, मतलब जहां पे इंसान ज्यादा है और आप उनसे ज्यादा काम लेने लगते हो, तो कई बार ऐसा होता है आपके लेबर ओवरवर्किंग की वजह से आपका ऑफिस छोड़ के जा सकते हैं। ये लेक्चर अपने आप में परिपूर्ण है आपके कल के एग्जाम्स के लिए। इसके साथ कोई एमसीक्यू है तो पढ़ लो और आराम से सो जाओ। ऑल द बेस्ट फॉर योर टुमारो एग्जाम्स। थैंक यू वेरी मच।